ब्रेन में बहुत पेशेंट्स के लंग्स में तो बहुत देखे हमने। मोस्टली वो स्टेज में आते फिर आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसी में से एक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर लोग कम ही जागरूक हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गरिमा राजिमवाले। मैम, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जो बीमारी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो किस तरह की बीमारी है, क्योंकि लोग इसको लेकर कम जागरूक हैं? जी, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो एक तरह का ब्लड क्लॉट है जो कि हमारे पैरों की नसों में आ जाता है। जनरली क्या होता है कि हमारे पैरों की जो नसें हैं जो हमारे हार्ट तक की गंदा खून वापस लेके जाती हैं, उनमें कभी कहीं पे भी किसी हिस्से में या पूरे हिस्से में क्लॉट्स अगर जमने चालू हो जाएं तो उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। मैम, एक चीज़ समझना चाहेंगे, जो लोग हैं वो कैसे जानेंगे कि उनको ये समस्या हो रही है? क्योंकि आजकल नॉर्मली पैर दर्द होता है, पैर स्वेलिंग होती है, तो लोग उसको उतना सीरियस नहीं लेते हैं। जी, ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी को भी पैर दर्द होता है तो कोई मेडिकल स्टोर से जाके अपना दर्द की दवाई खा लें, कुछ ले लें और उसको दर्द ठीक हो जाता है, फिर वो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं और हमारे पास इतने लेट तक के पहुंचते पेशेंट कि हमारे लिए एग्जैक्ट इलाज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जब भी आपके पैरों में कोई सूजन आए या लाल लाल दिखने लगे पैरों में, या ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जो ऐसा कभी नहीं हुआ है, बड़ा ही अलग तरीके का दर्द हो रहा है, तो फिर आप तुरंत पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। उसके लिए एक छोटी सी जांच होती है सोनोग्राफी पे, जिसको हम कलर डॉपलर कहते हैं। उस पे से 100% डायग्नोसिस तुरंत बन जाता है और हम ट्रीटमेंट उसका तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी बहुत ज़्यादा पैर दर्द या सूजन को अवॉइड ना करें, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाएं। ये होते ही शुरू के 1-2 दिन में उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है और तब तक के वो ट्रीटमेंट करने से 100% रिजॉल्व भी होने के चांसेस रहते। जितना लेट होता है उतना ज़्यादा हमको ट्रीटमेंट करने और पूरा 100% इफेक्ट देने में प्रॉब्लम्स आते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसकी समस्या ज़्यादा आ सकती है? मतलब कैसे पता चलता है कि, क्योंकि एक आप लोग के पास जब पेशेंट आते होंगे तो एज वाइज अगर बात करें तो, या फिर कैसे कुछ, जैसे पहले से किसी की सर्जरी हुई है पैर की तो उसको ये समस्या हो सकती है, या फिर क्या है? जी, ज़्यादातर हम जिन केसेस में देखते हैं तो कोई पेशेंट है जिसकी कोई भी सर्जरी हो या कोई बीमारी हुई हो जिसकी वजह से वो लंबे वक्त तक बिस्तर पर पड़े हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, पैरों का मूवमेंट नहीं कर पा रहे, उनमें ये होना बहुत कॉमन है। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि उन पेशेंट्स को क्लॉट बन ही रहे हैं। इसके अलावा जो यंग फीमेल्स रहती हैं जो किसी लंबे वक्त तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां खा रही हैं, कुछ हैं, उसकी वजह से भी उनमें भी ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा किसी को बचपन से ही अगर खून की कोई प्रॉब्लम है, खून में क्लॉट बनने के बहुत ज़्यादा लक्षण रहते हैं किसी में बचपन से, उनमें भी ये केसेस हो सकते हैं। खान पान से कुछ इसका संबंध है कि खान पान से, या फिर जो आजकल भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी चल रही है उससे? नहीं, खान पान वगैरह और इन सब से तो ये नहीं होगा, पर हाँ भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम जनरली मिस कर जाते हैं चीज़ों को, तो वो एक तकलीफ़ आती है, लेकिन उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आता। साथ में ये है कि स्मोकिंग वगैरह करने से इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके लाइफस्टाइल में स्मोकिंग वगैरह है तो इसके चांसेस हैं कि आपको ये कभी हो सकता है लाइफ में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के स्पेशलिस्ट हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कौन से एज ग्रुप का आता है आपके पास पेशेंट जो इस समस्या से जूझते हैं? अभी तक के मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं तो उसमें से 2 फीमेल्स थी जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण हुआ था। वो अराउंड 30-32 ईयर्स की एज के अराउंड थी। उसके अलावा जो मैक्सिमम पेशेंट्स थे वो मेल पेशेंट्स ही थे जिनका रिसेंटली नी रिप्लेसमेंट या कोई फ्रैक्चर के लिए सर्जरी हो रखा था पैर के, और उनको 2-2.5 महीना बिस्तर पे पड़ना पड़ा था। ये सबसे कॉमन हमने अभी मेल पेशेंट्स में यही देखे हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तो फिर भी थोड़े कम रेट्स रहते हैं। मेन फ्रैक्चर और बेड रेस्ट वाले पेशेंट्स का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हमने देखा है इसमें। अच्छा, ये सिर्फ शरीर में पैर को ही इफेक्ट करता है या फिर और शरीर के जो अंग हैं उनको भी? जनरली ये 99% केसेस में पैरों की ही नसों में होता है। हाथ की नसों में भी ये हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। सबसे कॉमन दोनों पैरों में से किसी की भी नस में हो सकता है ये।
और अगर ये पैरों की नस में है तो इसका ऊपर हार्ट तक के, आपके फेफड़ों या ब्रेन तक के पहुंचना बहुत आसान काम है। छोटे से झटके से भी ये क्लॉट ऊपर फेंका सकता है और किसी भी अंग में पहुंच सकता है। तो भले ही वो पहले से उस अंग में ना उत्पन्न हुआ हो, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसको बहुत वक्त नहीं लगता है फिर। अच्छा, एक चीज़ है मैम, जब इस तरह की बीमारी जब होती है, लोग इसको लेके अवेयरनेस कम है, क्योंकि आजकल लोगों की धारणा बन चुकी है कि भाई अगर दर्द कर रहा है तो पेन किलर खा लेते हैं, वो फिर ठीक हो जाता है, स्वेलिंग होती है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है जिससे लोग दूर रहें ताकि ये समस्या उनको ना हो सके? सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जितना हो सके, अब कोई सर्जरी हुई है और आपको बिस्तर पे पड़ना ही पड़ रहा है तो आप उसमें चल फिर तो नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो पाए पैरों की उंगलियों को हिलाते रहें, या अगर आपको डॉक्टर ऑर्थो या जो भी वाले कुछ अलाउ करते हैं कि घुटना मोड़ सकते हैं या थाइस से मोड़ सकते हैं, पैरों की एक्सरसाइजेज हैं, फिजियोथेरेपी है, वो सारी चीज़ों को करते रहे। उससे पैरों के मूवमेंट्स थोड़े बहुत होते हैं तो ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तभी लें जब आपको एक्चुअली उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। खाली बस ऐसे ही ना लेते रहें कि ठीक है एक गोली खा लिया, 2 गोली खा लिया एक आध दिन, ऐसे ट्रायल पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स न लें। जब तक आपके डॉक्टर आपको एक प्रॉपर डोज एडवाइस कर रहे हैं बस वैसे ही लें। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, वो कैसे रिलेट करता है इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस को, थोड़ा समझ? वैसे तो इसका काफ़ी डिटेल मैकेनिज्म है, पर जनरली हम आसान भाषा में समझें तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसके कारण ब्लड के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के चलते जो ब्लड है वो थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, और जैसे जैसे गाढ़ा होता है तो वो एक जगह चिपकने लग जाता है। उसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से। अच्छा, ब्लड क्लॉट कई सारी जगहों पे होते हैं बॉडी में, कई बार हार्ट पे भी वो इफेक्ट कर जाता है, तो ये कैसे इसको दूर किया जा सकता है? क्या सिर्फ सर्जरी करके इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ठीक किया जा सकता है या फिर मेडिसिन से भी इसको ठीक किया जाए? जी, जब हमारे पास पेशेंट एकदम फ्रेश ब्लड क्लॉट के साथ आते हैं शुरू के 1 से 3 दिन के अंदर अंदर, तो हम सबसे पहले उसको सर्जरी ही करने का ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से और 100% उस सर्जरी से रिजॉल्व हो जाता है। साथ में हम एक छतरी भी डालते हैं ऊपर चेस्ट के वेन्स में, ताकि जो भी रिस्क हो उस क्लॉट को हार्ट ब्रेन में जाने का, वो रिस्क पूरा खत्म हो जाता है। तो जो एक पेशेंट का डेंजर पीरियड है वो उस छोटी सी सर्जरी से पूरा का पूरा रिजॉल्व हो जाता है। अगर पेशेंट किसी लेट स्टेज में आता है तब तक की जो क्लॉट है वो एकदम हार्ड हो जाता है, चिपक जाता है नसों से, तो फिर उसको सर्जरी से एकदम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए फिर हम उनको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही रखते हैं। उसके बाद भी अगर ऐसा लगा कि मेडिकल मैनेजमेंट के बाद उसका पूरा असर नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, तो फिर हम उसमें जाली डाल के उसको नस को खोलने वाली सर्जरी ट्राई करते हैं, वरना फिर उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे एक लंबे वक्त तक के रखना पड़ जाता है। कितने दिन तक ये जो है अगर हो रहा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो कितने दिन तक वो डेंजर जोन में पहुंच जाता है जहां से मौत भी होने की संभावना? शुरू के जब से जैसे ही पैरों में स्वेलिंग या दर्द आना चालू हो तब से लेके शुरू के 3 से 4 दिन तक के सबसे डेंजर पीरियड रहता है। वो 3-4 दिन में बहुत हल्का, एकदम ताज़ा रहता है ब्लड क्लॉट, बहुत सॉफ्ट रहता है, थोड़े बहुत धक्के या कुछ प्रेशर लगने से भी वो कहीं भी जा सकता है। तो वो हमारा सबसे खतरनाक पीरियड है। एक बार वो 4 से 5 दिन का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे क्लॉट जो है वो हार्ड होना चालू हो जाता है। तो तब उसका ऊपर जाना और ये वाला रिस्क थोड़ा कम होते होते जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ये जो है वो सिर्फ ब्लड क्लॉट करता है या फिर वहाँ जो जिस हिस्से पे वो हुआ है वहाँ पे घाव वगैरह भी इससे बनते हैं क्या कुछ? नहीं, इससे डायरेक्ट घाव तो नहीं बनते, ये तो ब्लड क्लॉट करके नसों को ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसके चलते क्या होता है, जब अंदर की नसें बंद हो जाती है तो जो ऊपर की नसें हैं उनको काम करने के लिए अपना साइज बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसको पूरे पैर का ब्लड मेंटेन करके रखना है। जब ये होता है तो उसके कारण वेरिकोज वेन्स हो जाता है। वो वेरिकोज वेन्स जो है वो आगे अगर बढ़ता गया तो फिर वो छाले और स्किन पे घाव वगैरह कर सकता है। डायरेक्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस से नहीं होगा, लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लंबे वक्त के इफेक्ट में ये चीज़ें आ सकती हैं। इसका जेनेटिकली कुछ इशू रहता है क्या कि अगर किसी को है फैमिली में तो फिर
भविष्य में और किसी को हो सकता नहीं, ऐसा जेनेटिक तो बहुत कम देखा गया है, वैसे तो नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन किसी को अगर पैदाइशी ही ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम है, ब्लड उसका पैदाइशी ही थिक है, तो उसको ये चीज़ हो सकती है बिना किसी रीज़न के भी, लेकिन वो चीज़ उसके फैमिली में इधर से उधर नहीं जाएगी, उनके बच्चों वगैरह में ये फैक्टर जनरली नहीं आते। अगर वो ब्लड की डिजीज़ ही जेनेटिक वाली हो, थैलेसीमिया, सिकल सेल वगैरह, तो फिर हो सकते हैं चांसेस, वरना तो नहीं आते हैं। है? बच्चों में कितनी संभावना होती है इसके होने की? बच्चों में बहुत कम देखा गया है, सिर्फ एक दो ही कारण होते हैं बच्चों में जिनसे ये हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर बच्चों में भी वही फैक्टर है कि अगर बैठे हैं, बेड पे हैं 2-3 महीने, तो उनमें भी देखा जा सकता है। वैसे कम चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा बच्चों में ये आए। मानसिक रूप से कितना असर डालता है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है, क्योंकि तनाव में रहने वाले लोगों को भी? मानसिक रूप से इसका जो कॉम्प्लिकेशंस का है असर, जैसे कि हार्ट में या लंग्स में, ब्रेन में जा सकता है, मैंने बताया। तो जो शुरू के 1 हफ्ते हैं उस क्लॉट बनने के, तब वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। थोड़ा भी, क्योंकि हमको पेशेंट को समझाना पड़ता है कि आपको अगर थोड़ा भी हेडेक हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा या इलाज कराना पड़ेगा। उस मामले में पेशेंट को ऐसा हो जाता है कि अगर थोड़ा भी सर दर्द है, किसी और वजह से भी है, तो घबराहट होती है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अगर थोड़ा भी कभी सांस लेने में फूल गई, सीढ़ी चढ़ने या कोई काम करने में, तो पेशेंट को वो चीज़ स्ट्रेसफुल हो जाती है कि पूरा काम उससे अटक जाए, कहीं छाती में तो नहीं आ गया है। उस तरह से वो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बहुत करता है मानसिक तौर पे पेशेंट्स के ऊपर। कोरोना संक्रमण काल में भी काफ़ी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के मामले जो हैं देखने को मिले थे, वो कोरोना से कैसे ये रिलेट कर रहा था? जी, कोरोना के वक्त में हमको ये बहुत देखने मिला कि पेशेंट्स के छाती में, ब्रेन में बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। तो एक ये माना गया कि कोरोना के चलते ब्लड क्लॉट्स बनना बॉडी में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जिसको जिसको इन्फेक्शन हुआ सेकेंड वेव में, जनरली उसमें काफ़ी पेशेंट्स को देखा गया कि सीधे ब्रेन में या लंग्स में क्लॉट पहुंच चुका था। तो इनको कभी पैरों में अगर रहा होगा तो पता नहीं चला होगा, वो निकल गया होगा पेशेंट के ध्यान से या किसी के भी, या ये हो सकता है कि डायरेक्ट छाती में या ब्रेन में बना हो। तो कोरोना ने एक तरह से जो ब्लड क्लॉट बनने का स्पीड है और जो चांसेस है वो बढ़ा दिया था। तो उसमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अगर कभी आप कोरोना से पीड़ित हुए हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्वेलिंग आ रही है या सांस लेने में तकलीफ या कुछ हो रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड ना करें। एक आखिरी चीज़ मैम, लोग चूँकि घबराते बहुत हैं इन समस्याओं को लेकर, तो उनको किस तरह से आप जागरूक करेंगे, कैसे वो इससे डरे ना, ट्रीटमेंट करें? जी, देखिए, अगर आप हमारे पास एकदम सही वक्त पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है। जो भी रिस्क है हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, हम वो रिस्क भी आगे कॉम्प्लिकेशंस में बनने से बचा सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जांच भी बहुत छोटी सी रहती है जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, सोनोग्राफी वाली। और इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट भी करते हैं उसमें भी कोई टाका चीरा वगैरह कुछ नहीं लगता है, सिर्फ एक छोटी सी सुई रहती है जो हम 2 जगहों पे डालते हैं, उसी से हम पूरा कॉम्प्लिकेशन भी प्रिवेंट कर लेते हैं और उसी से हम पूरा ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं रहती, पेशेंट पे बहुत ज़्यादा सर्जरी का कोई लोड नहीं पड़ता। तो ये चीज़ों को स्ट्रेस ना लेके आप अवेयर रहें, उस चीज़ पे ध्यान दें और तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तो आपका एकदम आसानी से हर चीज़ सॉर्ट आउट हो सकता है। धन्यवाद मैम। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो समस्या है उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। समय पर इसका इलाज अगर कराएंगे तो जान बच सकती है, और लोग इसको लेके जागरूक रहें। अगर पैर में दर्द हो रहा है तो तत्काल नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जांच कराएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदू, साधना न्यूज़, रायपुर।